2024 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों, आज मैं आप लोगों को विज्ञान के एक वायरल पेपर बताने वाला हूं और ये वायरल पेपर आपके एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं मेरे प्यारों, और आज ही मैं आप लोगों को विज्ञान में 70 में बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। कोड है 824 IO कोड है मेरे प्यारों। फुल सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर अनुक्रमांक और नीचे अपना नाम सही डालना है। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो टाइम दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। नीचे जब आप पढ़ोगे मेरे प्यारों तो सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, और सामान्य निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। पहला बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे भी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे निर्देश को लेकर, तो बोला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। इसके बाद तीसरा निर्देश है खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंड क ख ग में विभाजित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में भी 3 उपखंड रहेंगे, खंड ब में भी 3 उपखंड रहेंगे। अब 3 उपखंड क्यों? क्योंकि इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के तीनों के अलग अलग खंड बनते हैं, इसलिए 3 खंड देता है। इसके बाद है चौथा कि प्रश्न पत्र के खंड अ में वो विकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। कहने का मतलब है खंड अ में क्या रहेगा, खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो विकल्पीय प्रश्न रहेगा। उनका उत्तर कहां पे देना होगा, OMR शीट पे। आप नीले पेन का यूज कर सकते हो या आप काले पेन का यूज कर सकते हो रंगने के लिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं लेकर आप लोगों को जाना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां कह रहा है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो खंड अ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें बोला है कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें 20 प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद है खंड ब। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने वो लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद है खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। अगर आप उपखंड क कर ले रहे हो फिजिक्स वाला, ख करने जा रहे हो केमिस्ट्री का, तो उसको नए पेज से आपको प्रारंभ करना है। इसी तरह ग वाला बायोलॉजी वाला करने जा रहे हो तो उसको नए पेज से आपको प्रारंभ करना है। इसके बाद लास्ट निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना जो है वो अनिवार्य है। तो निर्देश पूरा डिटेल में मैंने बता दिया। पेपर इधर से स्टार्ट हो रहा है, मैं दिखाता हूं आपको पेपर। देखिए, पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले आएगा खंड अ, और खंड अ में रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें भी सबसे पहले आएगा उपभाग पहला। मैंने कहा ना कि 3 उपखंड रहेंगे, जिसमें से उपभाग पहला है फिजिक्स वाले प्रश्न। इसके बाद उपभाग दूसरा आएगा केमिस्ट्री का, फिर उपभाग तीसरा आएगा बायोलॉजी का। देखिए, उपभाग पहला है आप लोगों का फिजिक्स का, जिसमें से पहला प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा लेंस है जो कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। एक चीज आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। एक चीज तो मान के चलिए आप कि वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर कोई छोटी वस्तु को अगर हमें देखना होगा तो हमें एक ऐसा लेंस का प्रयोग करना होगा जो कि बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस वाला ऑप्शन तो ऐसे ही आप कैंसिल कर दोगे। क्लियर है? अब आपके पास ऑप्शन बचा 2। उत्तल लेंस इसमें भी है, उत्तल लेंस इसमें भी है, लेकिन इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, इसमें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। तो याद रखिएगा, जितना फोकस दूरी कम होगा, जितना फोकस दूरी कम होगा उसके आप प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा। तो बताइए 10 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर? आप कहोगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कम है। तो जितना कम फोकस दूरी उतना ही ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर यहां से आप लोगों का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के, कि प्रकाश के परावर्तन? इनमें से कोई नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन। मेरे प्यारों, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं।
क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आसानी था, उसका जवाब सारे बच्चे दे पाएंगे। तीसरा प्रश्न देख लो, कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अगर उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को कहां पर रख दिया जाए, अनंत पे, जब वस्तु को कहां रख जाता है मेरे प्यार, जो अनंत पे रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो आभासी, छोटा, आभासी तथा छोटा, और एक चीज और आप जान सकते हो, सीधा भी बनता है, इस बात को याद रखिएगा। तो आभासी, छोटा, सीधा बनता है कब, जब उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब आभासी, छोटा और सीधा बनता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर यहां से भी मिल गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। कह रहा है कि अगर श्वेत, देखिए ये आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म से अगर श्वेत की प्रकाश किरण गुजार दिया जाए, सूर्य का प्रकाश, तो आपको मालूम है जब प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। कितने रंगों में, 7 रंगों में क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, विभक्त हो जाएगा। तो 7 रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो कह रहा है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा। तो देखिए सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैगनी रंग का। देखिए ये पहला पे क्या आता है, देखिए यहां से मैं लिखाता हूं, ऐसे नहीं होता है। देखिए पहला यहां पे नोट कर लीजिए आप लोग कि सबसे कम जो होता है लाल रंग का होता है, सबसे कम लाल रंग का। दूसरे नंबर पे आता है नारंगी, दूसरे नंबर पे क्या आता है, नारंगी आता है। तब जाके तीसरा पे मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, पीला आता है। पीला के बाद चौथे नंबर पे क्या आता है, हरा आता है। हरा के बाद अगर हम 5वें नंबर की बात करें, 5वें पे आपका नीला आता है। और 6वें नंबर पे क्या आता है आपका, जामुनी आता है। क्या आता है, जामुनी। और 7वें नंबर पे तब जाके मेरे प्यारों बच्चों आपका बैगनी आता है। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। तो क्या बैगनी रंग ऑप्शन में दिया है, तो बैगनी नहीं दिया तो इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या है, जामुनी। क्या जामुनी दिया है, जामुनी भी नहीं दिया, इसको हम कर देंगे कैंसिल। क्या बचा, नीला, और नीला ऑप्शन में दिया है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हम चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। और सबसे कम वही पूछ ले तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का और सबसे अधिक बैगनी रंग का। अगर बैगनी ऑप्शन में ना दे, जामुनी दिया तो जामुनी को मार दीजिए, जामुनी नहीं रहेगा तो नीला को मार दीजिए, नीला नहीं रहे तो हरा को मार दीजिए। इस तरह ऑप्शन के थ्रू हम लोग मारेंगे। अब जाके कंसेप्ट बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां है यहाँ पे कह रहा है कि कॉलम 1 में दी गई मात्रों का सुमेलन मैचिंग कॉलम सेकेंड में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। तो इधर आपका मात्रक दिया है, इधर आपका भौतिक राशियां दिया हुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि यहाँ पे ओम दिया है, क्या दिया हुआ है, ओम। अब ओम किसका मात्रक है, आपको होगी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये दूसरा वाला किससे मिलेगा, ए से, ठीक है, मतलब ए वाला किससे मिल जाएगा, दूसरा से। इसके बाद वाट की अगर हम बात करें तो वाट किसका होता है, शक्ति, शक्ति का मात्रक तो वाट होता है। तो ये तीसरा वाला किससे मिल जाएगा, बी से, मतलब बी जो है किससे मिलेगा, वो तीसरा से। एम्पियर विद्युत धारा, सी वाला किससे मिलेगा, पहला से। और वोल्ट, वोल्ट तो आपका विभवांतर का है। तो अब देखिए ए वाला मिला दूसरा से, ए वाला मिला आपका दूसरा से, तो ए वाला मिला दूसरा से, बी वाला मिला तीसरा से, बी वाला मिला तीसरा से, सी वाला मिला पहला से और डी वाला मिला चौथा से। बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारों से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बिल्कुल आराम से आप लोगों को बता रहा हूं और डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप भूल ना पाओ एग्जाम में। क्लियर है। चलिए वहीं हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तब R1 बटे R2 होगा। मेरे प्यारों से दो प्रतिरोध दिया हुआ है, एक तो R और दूसरा 2R। तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़ रहा है। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम में देखेंगे, आप लिखेंगे श्रेणी क्रम में। अब यहां से देखिए सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम के क्या होता है, यहाँ पे अगर हम R1 निकालें, R1 बराबर क्या होता है, जितना भी प्रतिरोध दिया है सबको जोड़ दो। तो प्रतिरोध एक तो R दिया है और एक प्रतिरोध आपका 2R दिया है, दोनों को जोड़ोगे तो आपका 3R आ जाएगा। ये आ गया श्रेणी क्रम में। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़िए। क्वेश्चन में तो यही बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या जोड़ेंगे इसको, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 बटे
R2 बराबर, ठीक है, इसे R1 माना तो इसे R2 मान लेता हूं, तो 1/R2 बराबर 1/ पहला प्रतिरोध R था, फिर 1/ दूसरा प्रतिरोध 2R है। अब यहां से हो जाएगा 1/R2 बराबर, अब एलसीएम लेंगे R और 2R का, तो एलसीएम होगा 2R, R से R कैंसिल, बचा 2, इधर आपका 2R से 2R पूरा कैंसिल, बचा ऊपर 1, इसे करोगे तो 2 1 3, 3 कितना जाएगा 2R। हमको तो R2 का वैल्यू चाहिए था, R2 को मैंने ऊपर कर दिया, तो R2 गया ऊपर, इधर आपका 2R गया ऊपर और 3 आ गया नीचे। हमें अनुपात किसका पूछा है? अनुपात R1/R2 का पूछा है, तो R1/R2 का अनुपात पूछा है। R1 का वैल्यू कितना आया है 3R, और R2 का वैल्यू कितना आया है 3/2R आया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहां से देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। अब ये जो 3 है जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, ये 3 जाके किस में गुणा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर 3 3 9R, 9R/2R, तो R से R कैंसिल, 9/2, 9/2 जो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। R1/R2 का अनुपात कितना गया 9/2। अब देखिए 9/2 का मतलब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना डिटेल में आप लोगों को कोई बताएगा नहीं मेरे पास, जितना डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। इधर आपका चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है और इधर आपका इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम लगाएंगे, जब हम यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो आप देख पा रहे हो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। इसी तरह तो होता है, आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि यह धारा को डिनोट करता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है और यह बल की दिशा को डिनोट करता है। अब पूछा है क्या यहाँ पे कि क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल। तो अब देखिए ध्यान से, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र को अगर मैं इस तरह करूंगा, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब बल को डिनोट कौन कर रहा है, अंगूठा, तो अंगूठा एकदम सीधा जा रहा है ना ऊपर, तो ऊपर की तरफ, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज के तल के लंबवत। इस तरह मतलब लंबवत होता है, तो कागज के तल के लंबवत किसके, नीचे की ओर कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, तो ये तो नीचे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। क्लियर है, समझ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उपभाग दूसरा, आइए उपभाग दूसरा है, दूसरा में प्रश्न नंबर 8वां दिया गया है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। 1 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आ गया। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनल में जो क्रियात्मक समूह है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका CHO। क्योंकि CHO इसलिए है क्योंकि प्रोपेनल में जो होता है क्रियात्मक समूह, अगर प्रोपेनल को तोड़ूंगा तो ये प्रोप धन अल के रूप में टूटेगा, और जो अल है वो एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो CHO होता है, ये बात आपको भी मालूम है। ये वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उदासीन घोल में pH मान है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो उदासीन घोल में pH मान, उदासीन आप लोगों को मालूम है, ये ग्राफ आपने सीखा ही है, यहां से होता है 0, यहां से होता है 7 और यहां से होता है 14। 7 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों उदासीन, और उदासीन 7 से जितना आप कम होगे अम्लीय होता जाएगा, 7 से जितना ऊपर जाओगे क्षारीय होता जाएगा। तो हालांकि उदासीन घोल का pH मान पूछा है, तो उदासीन घोल का मान pH कितना होता है 7 होता है। 7 से कम जितना जाओगे अम्लीय, 7 से जितना ऊपर जाओगे क्षारीय। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, ये कह रहा निम्नलिखित में कीटोन है। अब यहाँ पे पूछा है कि कीटोन है निम्नलिखित में, तो देखिए कीटोन इन चारों ऑप्शनों में से कौन है ये बताना है। तो कीटोन की अगर हम बात करें तो वो है आपका प्रोपेनोन, जिसके लास्ट में नोन आए, ठीक है, प्रोपेनोन, ओन की बात कर रहा है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सब कंसेप्चुअल मेरे पास, तुरंत इसका जवाब दे पाओगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 के ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, ये आपका तत्व है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए तो वो तत्व हो जाएगा आप लोगों का पोटेशियम, क्योंकि जब पोटेशियम को जल के साथ क्या कर दोगे, अभिक्रिया करोगे, तो उत्पाद के रूप में मेरे प्यार आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर यहां से भी आप लोगों का कंफर्म हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है निस्तापन। क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। उच्च ताप पर गर्म करके जब हम लोग ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो वो क्रिया निस्तापन कहलाती है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया आपका दिया है यहाँ पे कापर सल्फेट और लोहा, फिर यहाँ पे फेरस सल्फेट बनाया मतलब आयरन सल्फेट, और यहाँ पे कापर है। कह रहा है कि ये मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया ये पूछा है। तो इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि जब कापर सल्फेट की अभिक्रिया हम लोहा से करा रहे हैं, तो ये देखिए लोहा जो कर क्या रहा है कि सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके कापर को विस्थापित कर रहा है। तो कापर को विस्थापित का मतलब विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको निकालकर बाहर फेंक दे, वो होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर लो भाई, यहां से भी मिल गया। अब आएगा उपभाग सेकेंड। यहां से मेरे प्यारों आपको बायोलॉजी वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो पौधा के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्लोरोफिल भी चाहिए, इसलिए डी वाला, इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन से, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पादप हार्मोन से इस चारों में से बताना है आप लोगों को, तो वो है आपको साइटोकाइनिन। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन से एक साइटोकाइनिन। आगे बढ़ेंगे तो वही क्वेश्चन नंबर 16 पराग कोष में होते हैं, बहुत सिंपल है। पराग कोष में तो पराग के कण ही तो होंगे। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। पूर्णरुद्र भवन, जिसे हम लोग पूर्व जनन कहते हैं, उनके द्वारा प्रजनन होता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों है। तो देखिए पूर्णरुद्र भवन पूर्व जनन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोप्लेनेरिया दोनों में होता है, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में दे दे तो हम लोग मारेंगे प्लेनेरिया में। पूर्णरुद्र भवन चाहे पूर्ण जनन किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर कि निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कह रहा है कि कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण, चारों ऑप्शन में से कौन क्या है? हरे पौधे। हरे पौधे जो पारितंत्र का उत्पादक है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देख लीजिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया? देखिए इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए गोल और झुर्रीदार बीज का तो किया ही है, लंबे और बौने पौधे का भी, सफेद और बैगनी फूल का भी किया है। मतलब इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भी कंप्लीट। अब देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कितना मैंने लॉजिकल आपको समझाया है। एक प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते हो एग्जाम में, 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आओगे आप। अब हम देखेंगे खंड ब। देखिए खंड ब यहां से स्टार्ट हो रहा है। खंड ब में आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। इसमें से भी सबसे पहले उपभाग पहला है, फिजिक्स वाला प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 21, जिसमें 2 प्रश्न है, पहला और दूसरा। पहला हल करोगे 2 नंबर, दूसरा हल करोगे 2, टोटल मिला के कितने अंक मिलेंगे? 4 अंक मिलेंगे। पहला क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण 2 घटनाएं कौन कौन सी है? जैसे आकाश का नीला रंग दिखाई देना भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। सूर्यास्त के समय जो लंबे समय तक सूर्य लाल दिखाई देता है वो भी आपका प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो 2 ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताइए। तो दृष्टि दोष अगर हम बात करें आपके बुक में, एक निकट दृष्टि दोष है, एक दूर दृष्टि दोष है, एक जरा दृष्टि दोष है, एक अबिंदुकता है और एक वर्णरांधता है। 5 हैं, 5 का नाम लिख दीजिएगा, हो गया आपका। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 22। बोला है कि उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखिए। इसमें मिलेंगे 2 नंबर और नीचे वाले पे भी मिलेंगे 2 नंबर, टोटल मिलके 4 नंबर। मतलब उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखना है और उत्तल लेंस का। तो उत्तल दर्पण का 2 उपयोग हो गया, जैसे वाहनों के पीछे देखने वाला दर्पण, उत्तल दर्पण ही लगा होता है। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर, जो आप सड़कों पे देखते हो ना, जो लाइट रात को जलती है, वो भी उत्तल दर्पण का ही उसमें प्रयोग होता है। और उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस की अगर बात करते हैं, जैसे चश्मा बनाने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और कैमरे में भी आप देखोगे तो उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख लीजिएगा चश्मा बनाने में, कैमरे में।
क्लियर है। चलिए ये वाला प्रश्न भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपका अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताइए। तो मेरे प्यारों जो उत्तल लेंस से तो आप बनाई सकते, उत्तल लेंस नहीं अवतल लेंस दिया है कि अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताइए। तो बिल्कुल आप बता दोगे मेरे प्यारों। मैं आप थोड़ा सा यहाँ बता देता हूं, अब जान जाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है, ये इसका द्वारक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से, और ये होगा आपका क्या F2, और ये हो जाएगा आपका 2F2, ये हो जाएगा आपका F1, और ये हो गया आपका 2F2। ये बात आप जानते हो। और किस वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए तो ये मुख्य अक्ष के अगर समानांतर जाएगी, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो इसको क्या कर देगी, यहां पे ऊपर अपसरित कर देगी, फैला देगी। इसी तरह इधर आओगे, यहां से मुख्य अक्ष समानांतर अगर जाएगी तो ये भी यहाँ पे जाएगी, अपसरित कर देगी। तो अपसरित करके तो पीछे आपका यहां से जब इसको मिलाओगे तो आपको F2 से होती नजर आएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 को बन रहा है। सिंपल ऐसे लिख दीजिएगा। प्रकृति लिख दीजिएगा, प्रकृति कैसा बन रहा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है, ठीक है। और आकार की हम बात करें, देखो बिंदु आकार का बन रहा है। कहां पे बन रहा है, F2 पे बन रहा है। इस तरह आप कर देना। क्लियर हो गया। इतना दिमाग तो आपके पास सही है, इतना बता दिया, आप कर लोगे। 23वां प्रश्न देखिए क्या है कि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 प्रश्न है, इसमें 2 नंबर मिलेंगे और नीचे वाले पे भी आपके 2 नंबर मिलेंगे, तब जाके 4 नंबर का यह प्रश्न कंप्लीट होगा। तो कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। मेरे प्यार जो आपको मालूम है कि वोल्ट मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है कि 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाए जाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक के कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे ऊर्जा पूछा है कि कितना ऊर्जा उपयोग किया जाता है, मतलब यूनिटों की संख्या पूछा है। तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा और गुणे दिन, और बटे में कितना होता है 1000 रख दीजिए। वाट कितना दिया है 500 वाट, घंटा कितना दिया है 12 घंटा, दिन दिया है 30 दिन, और नीचे लिख दोगे आप 1000। दिख रहा है ना आपको 1000। 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर कैंसिल, 12 पाँचे 60 और 36 18, 180 किलोवाट। लो 180 किलोवाट आ गया। चाहे 180 यूनिट लिखो चाहे 180 किलोवाट लिखो, यही आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी छड़ के चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए, ठीक है। 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप ये छड़ बना लीजिएगा कि ये छड़ हो गया, इसको ऐसे रंग दीजिएगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो आप ऐसे करते जाइएगा, ऐसे ऐसे करते जाइएगा। यहां पे एरो इस तरह कर दीजिएगा कि इसकी दिशा इस तरह की है, ठीक है, और यहां से आप ऐसे कर देना, ठीक है। लो भाई बन के तैयार हो गया। चलिए इसके बाद दूसरा, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो मेरे प्यारों जो पहला तो परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, परिनालिका की लंबाई पे भी निर्भर करता है, उसके पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। सब लिख देना, हो गया आपका 2 नंबर इस पे भी मिल जाएगा। इसके बाद है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम तो सबको मालूम है कि यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 3 ही अंगुली है, ठीक है, 3 ही अंगुली है मेरे प्यारे बच्चों। एक आपका क्या है अंगूठा हो गया, एक आपका तर्जनी हुआ, एक मध्यमा हो गया। तो मतलब उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो जाए, लंबवत हो जाएं। यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली जिसे हम लोग तर्जनी बोलते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, और दूसरी अंगुली जो मध्यमा बीच वाली अंगुली है वो विद्युत धारा को दर्शाती है, और अंगूठा जो होता है वो चालक पे लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। बस हो गया, उसका चित्र बना लीजिएगा। कंप्लीट। चलिए 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देख लो। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए अगला प्रश्न यह है कि जैसे 3 मैंने बताया, अगर ये तीनों नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया है कि अगर ये तीनों प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो आपको अथवा करके इधर प्रश्न दिया, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए अगर वो तीनों नहीं करना चाहते हो तो ये सिर्फ 2 कर दो। ये दोनों प्रश्न 3-3 नंबर का है तो 6 नंबर मिल जाएगा। वो 3 प्रश्न थे 2-2 नंबर का। क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो मेरे पास जो पहला नोट करना कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और कहां पे जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं।
चुंबक के कहां जाती हैं, बाहर जाती हैं। दूसरा लिख दीजिएगा कि यह चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। तीसरा लिख दीजिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित मतलब ऐसे करते हैं। इसके बाद चौथा लिख दीजिएगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बस 4 हो गया, लिख दीजिएगा। इसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ में कितने प्रकार के तार उपयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम तथा उनके आवरणों का रंग लिखना है। तो मेरे प्यारों जो आपके घरों में कितने प्रकार के तार उपयोग में लाए जाते हैं, तो आप कहोगे 3। एक होता है विद्युतमय तार, पहला आइटम डालेगा विद्युतमय तार। विद्युतमय तार क्या होता है कि विद्युतमय तार उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाता है, मतलब धारा पहुंचाने का काम करता है विद्युतमय तार। यह आमतौर पर किस रंग का होता है, लाल रंग या भूरे रंग का होता है। दूसरे तार की अगर हम बात करें, दूसरा होता है उदासीन तार। उदासीन तार वह तार होता है जो उपकरण से धारा क्या करता है, वापस ले आता है, और यह आमतौर पर किस रंग का होता है, नीले रंग का। और एक अर्थिंग होता है, आपको मालूम है, भू संपर्की तार जिसे कहते हैं। इसमें आमतौर पर कोई धारा होती ही नहीं है। इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है, और इसका रंग तो हरे रंग का होता है। ठीक है, तीनों को मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। चलिए यहां से स्टार्ट है उपभाग दूसरा। अब यहां से आगे आप लोगों का केमिस्ट्री वाला प्रश्न है। अब देखिए यहां से सारे क्वेश्चन आपका डालोगे। बोला कि निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब यहाँ एसिटिलीन एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखना है, बिल्कुल लिख दोगे। दूसरा है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक विक्रियाओं के रासायनिक समीकरण देना है आप लोगों को। तो 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, टोटल मिला के कितना नंबर हो गया, 4 नंबर कंप्लीट हो गया। लो भाई हो गया। इसी तरह प्रश्न नंबर 26 4 नंबर का है। पहला है दहन विक्रिया को समझाइए, इसके 2 उदाहरणों को रासायनिक समीकरण दीजिए। तो दहन विक्रिया किसे कहते हैं उसको लिख दीजिएगा, और रासायनिक समीकरण लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और बी वाला प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखे, तो 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। टोटल मिला के 4 नंबर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। सबको मालूम कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखे, 3 नंबर आप लोगों को यहां से मिलेगा। और बी वाला की विरंजक चूड़ प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग लिखे। विरंजक चूड़ कैसे प्राप्त करते हैं उसका विधि लिखना है, किस विधि से प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ रासायनिक समीकरण लिख के बताना है, और 2 उपयोग भी लिखना है। 3 नंबर यहां से मिल जाएगा, 6 नंबर हो गया। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते प्रश्न नंबर 27, तो अथवा करके दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, मिसेल किसे कहते हैं, 2 नंबर इसमें मिलेगा। संरक्षण किसे कहते हैं, मतलब संचारण है, संचारण आपको मालूम है। इसके बाद तीसरा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति बताइए, 2 नंबर इस पे। टोटल मिला के 6 नंबर हो जाएंगे यहां से। तो या तो ये वाला कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों ही 6-6 नंबर के हैं। इसके बाद आ जाएगा उपभाग तीसरा। उपभाग तीसरा प्रश्न नंबर 28, कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन करना है। 4 नंबर मेरे पास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से जरूर आप इसको तैयार कर लीजिएगा कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण भी लिखना है और चित्र के माध्यम से इसको समझाना है। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण कैसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधा अपना भोजन बनाता है, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, 2 नंबर इसमें मिलेगा। मानव हृदय क्या है, मानव हृदय के बारे में आपको लिखना है, 2 नंबर यहां से मिलेगा। 4 नंबर हो गया कंप्लीट। चलिए 30वें प्रश्न की तरफ बढ़िए। बोला है 30वां प्रश्न यहां पे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब निम्नलिखित पे टिप्पणी 30वां है कि ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसका महत्व प्रकाश डालिए। तो ओजोन परत क्या है उसके बारे में बताना है, 4 नंबर मिलेगा। ये आपका प्रश्न 31 लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, 3 नंबर। मेंडल के नियम लिखिए, 3 नंबर। 6 नंबर हो गया। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते तो ये अथवा वाला है, नीचे आपको अथवा वाला प्रश्न दिया है कि मानव हार्मोन्स पे एक निबंध लिखिए, आपको अकेला ही 6 नंबर दे देगा कि मानव हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पूरा डिटेल में लिखिए, 6 नंबर ले जाइए। इस प्रकार पूरा का पूरा इस पेपर का एनालिसिस करके मैंने बता दिया, सिर्फ याद आप लोगों को करना है। पूरा पेपर मैंने बता दिया। तो जिसको 70 में 70 नंबर चाहिए विज्ञान में, तो इस पेपर को पूरा का पूरा रट डालिए, याद कर डालिए, आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।